अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में एज यू नो कि हम लोग जो है वो टेस्टिंग की कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो है आगे फर्दर हमने कंटिन्यू करना है इसको। तो आज जो हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टेक्निक्स पढ़नी है उसमें कुछ टेस्टिंग की फंडामेंटल्स होंगी आपके, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है। ये हमारी चैप्टर नंबर 14 है, इसमें ये इंक्लूड है सारी। स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले जी करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास टेस्टेबल सॉफ्टवेयर की कि कौन कौन सी आपके पास जो है सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है उसकी है ऑपरेबल है। करने जाएं अच्छा जी, कि सॉफ्टवेयर जितना आपका बेहतर तरीके से काम कर रहा है उतना ही इजी होगा, यानी कि इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी है आप उसको टेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो सकता है। तो यानी कि हम ये कह मेक श्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो इसमें अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेबल में हम क्या कहते हैं कि जो इनकरेक्ट आउटपुट है आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और जो इंटरनल एरर्स हैं उसको आप डिटेक्ट कर सकें। तो टेस्टिंग के जो बेसिक पर्पस हैं हमारे पास यही है कि हमने एरर्स जो है उनको डिटेक्ट करके उनको रिमूव करना होता है। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक है कि कंट्रोलेबल हो जाता है उसकी मदद से, कि जो स्टेट्स हैं और वेरिएबल्स हैं सॉफ्टवेयर के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। जो टेस्टर्स होते हैं वो आप टेस्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इसकी एक पॉइंट है जी कि डिकम्पोजेबल हम बना लेते हैं सॉफ्टवेयर को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसको कुछ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसको कि हम बाद में डिफरेंट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में हम वन बाय वन करके जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर इसके पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो है कि आपका जो टेस्ट है वो सिंपल हो जाता है उसकी मदद से। जो सॉफ्टवेयर है कि आपके जो फंक्शंस हैं उसका स्ट्रक्चर है और कोड जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको नज़र आ जाता है कि ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जो है इसको हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करेक्टरिस्टिक है इसकी कि वो स्टेबल हो जाता है, कि जो चेंजेस हैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के दौरान वो ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार-बार हमें जो है वो टेस्ट केसेस चेंज ना करने पड़े। उसमें इनवैलिडेट जो है, जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है उसको इनवैलिडेट ना करना पड़े हमें। जो हम ऑलरेडी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमारे फ्रीक्वेंटली चलते रहें ठीक तरीके से, और जो नया अगर आपने कोई चेंजेस की है वो भी कोई ज़्यादा इनस्टेबल ना हो। और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है आपका स्ट्रक्चर की जो आपका डिज़ाइन है, आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर आप उसको टेस्टिंग की टेक्निक्स उसके ऊपर बेहतर तरीके से अगर अप्लाई करते हैं, और उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, और क्या टेस्ट की जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो गुड टेस्ट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एरर्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कि आप इसमें एक ही दफ़ा में जितने जो फेलियर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। रिडंडेंट का मतलब पता है आपको क्या होता है? हेलो गर्ल्स। मैम डुप्लीकेट मतलब डाटा बार जी जी जो रिपीट हो रहा हो बार बार। हाँ जी, बार-बार जो है जो रिपीट हो रहा होता है उसको हम रिडंडेंट कहते हैं। तो जो टेस्ट है वो हम लिमिटेड टेस्ट अप्लाई करेंगे और कोई टेस्ट जो है वो रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि एक पर्पस के लिए आप एक तरह का ही टेस्ट अप्लाई करेंगे, बार-बार डिफरेंट टेस्ट एक मकसद के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे।
और जो गुड टेस्ट है उसकी क्या इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास अनकवर, आप पूरी क्लास में जितने भी एरर्स हैं उसको एक दफ़ा ही आप अनकवर कर दें। तो गुड टेस्ट की ये एक मेजर जो है क्वालिटी ये होनी चाहिए। और उसको ना तो आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है टेस्ट को, ना ही आपने ज़्यादा जो है वो सिंपल रखना है, बल्कि जो हर टेस्ट है वो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे सेपरेटली, और उसके साथ कुछ हम मज़ीद सीरीज़ ऑफ टेस्ट कंबाइन कर देंगे, जिसकी मदद से हम कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एरर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब जो है हमारे पास 2 यूनिट जो टेस्टिंग टेक्निक्स है, जो ज़्यादा बेसिकली यूज़ होने वाली टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, वो 2 तरह की टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। एक है जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और दूसरी जो है हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है? जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें क्या हम करते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमने स्पेसिफाइड फंक्शंस जो हैं उनका तो हमें पता होता है, लेकिन जो है सिर्फ़ हम इसके ये देख रहे हैं कि फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है? हमने ज़्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाना होता, लॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाना होता, हम सिर्फ़ इंटरफ़ेस लेवल के ऊपर ही जो है टेस्ट कंडक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के, और ज़्यादा हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं मूव करते ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। यानी कि जस्ट हम ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन जो है उसके प्रॉपर्ली काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जबकि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, उसमें आपने इंटरनल वर्किंग जो है उसके ऊपर फ़ोकस करना है, और जो सारे ऑपरेशंस हैं वो आपके ये भी देखना है कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे जो इंटरनल कंपोनेंट हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है? तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा कि आपके पास क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे हम सारी डिटेल्स का, जितनी भी प्रोसीजरल डिटेल है उसका क्लोज एग्जामिनेशन हम करेंगे। जितने भी आपके लॉजिकल पाथ्स होंगे सॉफ्टवेयर के, उसको वन बाय वन सारे लॉजिकल पाथ्स को हम टेस्ट करेंगे, और कोई भी एक हम स्पेसिफाइड सेट ऑफ जो कंडीशंस है या लूप है, उसकी भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन सब कंडीशंस को हमने एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करना होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, वो ज़्यादा डिटेल में आपको टेस्टिंग जो प्रोवाइड करती है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम जस्ट इंटरफेस लेवल के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? Nhà tổ kia đây thà là mấy niềm đặc biệt là nó không nên là जी, cái cái bài ये anh जिनकी nghe đây तरफ से bé bé शोर cái आ siêu रहा है, đi ज़रा अपना माइक म्यूट कर cái दें। siêu đi cũng là mấy siêu अच्छा, अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जो है हम बात कर रहे थे, ठीक है? कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होगा, आप जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसको कंपोनेंट लेवल के ऊपर हम डिफरेंट उसके टेस्ट केसेस डिज़ाइन करेंगे। किस तरह से हम टेस्ट केसेस डिज़ाइन करेंगे, उनकी जो है हम कैटेगरीज़ देख सकते हैं कि जो टेस्ट केसेस हैं उनमें क्या-क्या इंक्लूड होगा, कि सारे जो इंडिपेंडेंट पाथ हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर उसको एटलीस्ट एक दफ़ा आपने ज़रूर टेस्ट करना है, ठीक है? और उसके अलावा जो लॉजिकल डिसीजंस हैं आपके, उसकी आपने ट्रू या फ़ॉल्स होने की कंडीशन में वो किस साइड पे मूव कर रहा है, वो भी आपने ये देखना है कि ट्रू के केस में किस हम स्टेटमेंट पे मूव करेंगे, और फ़ॉल्स के केस में किस स्टेटमेंट पे मूव करेंगे। वो प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट वैल्यूज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही। सारी आप जो लूप्स हैं, उनकी बाउंड्री वैल्यू भी हम चेक कर रहे होंगे कि बाउंड्री कंडीशन उसकी ठीक है या नहीं है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो उसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है, उसको भी हम वैलिडेट करेंगे कि वो भी जो है प्रॉपर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है? तो बेसिक पाथ टेस्टिंग में क्या आ जाता है जी, कि जो बेसिक पाथ है उसमें हमने ये देखना है कि जो टेस्ट केसेस हैं वो किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो उसकी मेजर कर रहे हैं, यानी कि लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना जो है वो आपने उसमें देखी होगी इसमें बिगो वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आप कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह मेजर करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसी तरह से जो है हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मेजर करेंगे, जस्ट नंबर ऑफ पाथ्स देख लेंगे कि कितने पाथ्स हैं यहाँ, उसको हमने किस तरह से जो है एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे कि आप एक डिफाइन करेंगे सेट ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ, सबसे पहले आपने डिफाइन करने हैं। उसके बाद आपने टेस्ट केसेस जो हैं कि कौन-कौन से टेस्ट केसेस इसकी मदद से ड्राइव होंगे। हर स्टेटमेंट को लेते हुए हम देखेंगे कि एटलीस्ट जब एक दफ़ा ज़रूर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, इतने हमने टेस्ट केसेस बनाने हैं। वो हम किस तरह से बनाएँगे, इसको अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी में उसकी देखेंगे कि कितने टेस्ट केसेस बना सकते हैं हम। उसके अलावा जी आपके पास इसका एक क्या होगा, फ्लो ग्राफ नोटेशन फॉर्म में हम इसको नोटेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
अब जब नोटेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है फ्लो चार्ट्स में कुछ यूज होती हैं, नोड्स वगैरह जैसे यूज होती हैं। तो जो सर्कल हैं ग्राफ के, वो आपके किसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि आपके पास जो सीक्वेंस है किसी भी प्रोसीजरल स्टेटमेंट का वो क्या आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो किसी एक नोड से स्टार्ट होगा और उसके बाद इसकी प्रोसीजर में सीक्वेंस में वन बाय वन स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं उसको हम बताते जाएंगे। उसके अलावा इसकी प्रेडिकेट नोड होती है। प्रेडिकेट नोड का क्या काम है, ये एक वो नोड है जो कि किसी भी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रही है। तो इसमें आपकी कोई इफ एल्स का स्ट्रक्चर आ सकता है, आपका कोई लूप का स्ट्रक्चर आ सकता है, तो जो भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी वो आपके पास प्रेडिकेट नोड, उसको हम कहेंगे कि ये प्रेडिकेट नोड है। और प्रेडिकेट नोड में क्या हो सकता है जी, कि आपके पास कुछ कंपाउंड कंडीशंस भी हो सकती हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही होंगी। उसमें आप कोई बुलियन ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड और नॉट वगैरह के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रेडिकेट नोड है उसके टू एजेस हो सकते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ट्रू के केस में जो है प्रेडिकेट नोड कहाँ पे जाएगा और फॉल्स के केस में कहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। और उसके अलावा एज होते हैं इसके अंदर, ग्राफ्स के अंदर, जो कि किसी लिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम एरो की फॉर्म में शो करेंगे एज को। जो एज है आपके पास, उसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो किसी भी आपकी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको भी हम सारा अपने ग्राफ में देख लेंगे क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जो है इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी आपने क्रॉस में नहीं जाना किसी भी एज को लेते हुए। एक पाथ के लिए एक फ्लो में ही आप जा रहे होंगे, कोई भी एज क्रॉस में नहीं जाएगा। और ऐसे एरियाज जो कि किसी भी एज के अंदर बाउंडेड हुए हैं, मतलब नोड्स और एजेस को अगर हमने किसी एरिया के अंदर कवर कर दिया है तो वो हमारा एक रीजन बन जाता है। और जब हम एक रीजन बना लेंगे तो इसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाएंगे, हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके रीजन के हवाले से भी, कि इसमें इतने रीजन हैं, और इसके हवाले से भी हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर इतने टेस्ट केसेस अप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें आगे जो है एक डायग्राम है, इसमें ज़्यादा आपको मोर क्लियर व्यू नज़र आ जाएगा कि ये हमारी एक नोड है स्टार्ट वाली, ठीक है, जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ये हमारे पास प्रेडिकेट नोड है जिसको कि हमने डायमंड वाली शेप से रिप्रेजेंट किया है। अब प्रेडिकेट नोड के पॉसिबल पाथ भी नज़र आ रहे हैं कि अगर वो ट्रू है तो उस केस में हम किस पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर फॉल्स है तो उस केस में हम किस पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रेडिकेट नोड में हमने कहा था कि स्टेटमेंट्स हो सकती हैं वन से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हैं, उसके पॉसिबल पाथ्स भी हैं। और यहाँ पे एक दूसरी साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये रीजन्स की हमने बात की थी कि जो एरिया जो बाउंडेड होगा विद इन द सर्कल्स और उनके एरोज में, उसको रीजन बोलेंगे। तो ये एक रीजन आ गया, एक रीजन ये है, रीजन 3 और रीजन 4, तो इसमें हमारे पास फिलहाल 4 रीजन है। तो इसके हवाले से भी हम क्या है, रीजन के हवाले से हम टेस्ट केसेस अप्लाई कर सकते हैं कि कितने टेस्ट केसेस आपके पास अप्लाई होने हैं। अब इधर जो है आपको ये बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इसमें प्रोग्राम में पाथ कितने हैं, ठीक है। तो हमने पाथ की भी ये बात की थी कि हर पाथ जो है एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्रैवर्स किया जाएगा, ठीक है। तो पाथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट नोड से लेके एंड नोड तक जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे एटलीस्ट एक नया प्रोसेस या एक नोड हमने इंट्रोड्यूस करवाई है और वो किसी एक नए पाथ की तरफ मूव कर गया। जैसे अगर आप ये डायग्राम में देखें, एक जैसे ये पाथ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, एक कंडीशन के इस तरफ से एक पाथ आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ पाथ्स टोटल कितनी है इसको कैलकुलेट करके भी बता रहा है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास कौन-कौन से जो है वो पाथ बने हैं। तो आपने यहाँ पे देखा है कि एक पाथ ये है जो 0, 1 और 11 वाला पाथ है, जो हम यहाँ से आए थे, स्टार्ट नोड हुई और उसने ये डिसीजन लिया। अब अगर ये फॉल्स है तो ये पाथ जो है ये डायरेक्ट चला गया अपनी एंड नोड की तरफ, ठीक है। तो ये एक पाथ आ गया। उसके बाद अगला पाथ उसने ये बताया जी कि अगर आपका ये ट्रू होता है तो फिर आप किधर जाएंगे, ये 0, 1, 2 और उसके बाद 3 से ऑनवर्ड एक 4, 5 और 10 वाला पाथ है। ये आ रहा है इसमें 0, 1, 2, 3, ठीक है, एक ये पाथ आ रहा है। उसके बाद अगर आपके पास ये कंडीशन के बाद अगर आप 3 के इस साइड पे आ जाते हैं
तो 0 1 2 3 के बाद एक पाथ इधर आ रहा है जो 6 7 9 10 और उसके बाद 0 और 1 से ऑनवर्ड जा रहा है। या अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके केस में 6 के बाद एक पाथ 8 9 10 11। तो ऑल पॉसिबल पाथ्स जितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, वो सारे जो है पाथ्स आप इसको बता सकते हैं कौन कौन सी नोड से ट्रैवर्स करने के बाद आपने पाथ डिटरमिन जो है वो किए हैं। ये क्लियर हो गया आपको गर्ल्स? हेलो, एनीवन इज देयर? अक्सा अली, आर यू देयर? यस मैम, क्लियर है। जी, कैसे बताते हैं पाथ हम? कैसे बताते हैं, कोई बता सकता है? अनीजा उमर, हेलो, जी सहर, आप में से मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अमारा खान, बस आपकी अटेंडेंस नहीं होगी फिर आज, मुझे लग रहा है सब एब्सेंट है। अक्सा अकबर, जैनब साजिद, नो वन इज देयर। एमन खान, मैम मैं ये पूछती हूँ कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले मुझे आपकी आवाज नहीं आई। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि हम पाथ किस तरह से डिटरमिन करते हैं, अभी जो मैं आपको बता रही थी। कैसे डिटरमिन करते हैं? मैम एरोस की बेस। ये तो एरो से तो हमने शो किया ना, उसकी हम नंबरिंग भी तो कर रहे हैं ना। नंबरिंग हमने करके बताई है कंडीशन की बेस के ऊपर कि कौन सी कंडीशन ट्रू के केस में कहाँ जा रही है वो एक पाथ हो गया, और फॉल्स के केस में कहाँ जा रही है वो एक पाथ हो गया। तो आपने सारे पाथ जो है उसकी नंबरिंग करके डिटरमिन करना है कि कौन कौन सा पाथ है इसमें। यस मैम, वो एरो से भी हमें पता चल रहा है ना कि मतलब पाथ क्या बन रहे हैं। जी, तो हम जो है इसकी नंबर ऑफ पाथ जो है उसमें डिटरमिन कर लेंगे, और इसको जो है हम इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फिर मेजर करेंगे कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है जी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ये है जी कि आपको एक क्वांटिटेटिव मेजर प्रोवाइड किया जा रहा है। लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो कि आपको प्रोग्राम के बता रहा है कि इसमें कितना जो है लॉजिकली कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स उसके देखेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं। उसके अलावा आपको एक अपर बाउंड प्रोवाइड की जाएगी और उसमें बताएगा कि नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं जो कंडक्ट करने हैं आपने, कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो सकते हैं कि आपकी सारी स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको एग्जीक्यूट करने के कंप्यूट करने के हमारे पास 3 वेज हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एजेस जो हैं, रीजन जो हैं, उनको लेकर भी आप बता सकते हैं कि कितने आपके टेस्ट जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे पिछले अगर हम देखते थे डायग्राम में तो नंबर ऑफ रीजन जो थे वो 4 थे। ठीक है, तो 4 रीजन है तो हम 4 टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और एक हमारे पास ये वे है, ये फॉर्मूला है आपके पास कि नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस 2 करेंगे तो इसमें आपके पास बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ जो है आपके पास टेस्ट कितने हैं। वो भी अगर आप देखें इस केस में 4 ही हैं
ये 14 एजेस थे, 12 माइनस नोड्स की और 2 उसमें प्लस ऐड किया तो 4 ही आ गए। और तीसरा वे ये है कि आप जो हैं प्रेडिकेट नोड प्लस 1 करेंगे। मैम प्रेडिकेट ये नोड नंबर ऑफ रीजन्स कैसे पता चले हमें? नंबर ऑफ रीजन्स मैंने आपको बताया था, जो आपके पास इनक्लोज्ड फिगर है ना विद इन एजेस और सर्कल्स। देखें, जो आपके पास ये एक बन गया रीजन जहां पे आप एक कंडीशन में बाउंड हो गए नोड्स के अंदर और विद इन द एजेस, तो आपके पास एक क्लोज्ड सर्कल टाइप एरिया बन गया ना जैसे आपके पास, तो ये आपके पास मैम एक ये रीजन है। अगर ये रीजन में मतलब अब ये देखें ये 4 है ब्लॉक, तो हम ये कहेंगे ये 4 रीजन है इसमें, हाँ, नंबर जैसे ऑफ ना रीजन। फोर रीजन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि हम जो है कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट कैसे बता सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि नंबर ऑफ रीजन आप कैलकुलेट कर लें, कितने रीजन बने हैं, उसमें आप देख लें कि इतने टेस्ट अप्लाई होने हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये फॉर्मूला जो है आपके पास कि नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस 2, इसको करेंगे आप अप्लाई, तो उस केस में भी आपके पास 4 ही आ रहा है। यानी कि जोन सा भी तरीका अप्लाई करेंगे आपके पास सेम वैल्यू आएगी। आप इसमें से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि आप प्रेडिकेट नोड प्लस 1 करेंगे। प्रेडिकेट नोड कौन सी थी, मैंने बताया था आपको गर्ल्स। हेलो, प्रेडिकेट नोड कौन सी होती है? किसी को याद है या नहीं गर्ल्स? प्रेडिकेट नोट कीजिए। हमने ये बात की थी कि आपके पास जो कंडीशन को एक्सप्रेस कर रही है वो आपके पास प्रेडिकेट नोड है। तो ये है आपके पास कोई भी कंडीशन जो कि डिसीजन में है और उसके जो रिप्रेजेंट कर रही है ये प्रेडिकेट नोड है। तो प्रेडिकेट नोड जितनी है देखें 1 2 3, यहाँ पे प्रेडिकेट नोड्स हैं आपके पास। इसमें मैम हमने प्लस, मतलब प्रेडिकेट नोट वो होगी ना कि जिसके 1 से ज्यादा एजेस वगैरह हों। जिसमें हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, जैसे आपकी कोई लूप होती है या कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर है, वो है जो कि डायमंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें, ये एक डायमंड है 1 वाला, एक 3 वाला और एक 6 वाला। इसमें 3 प्रेडिकेट नोड्स हैं, तो 3 प्लस 1 किया हमने तो हमारे पास 4 ही आया है इसमें। ये देखें 3 प्रेडिकेट नोड प्लस 1 तो 4 आ गया। तो 3 वेज हैं आपके पास डिफरेंट। अगर सिंपलेस्ट वे आपके पास देखें कि रीजन अगर आप देख लेते हैं तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कितने आपने कॉम्प्लेक्सिटीज की कितनी है, ठीक है, कितने टेस्ट अप्लाई करने हैं। आगे जी, आगे ये मैं हमारे स्टूडेंट जी जी, आवाज नहीं ठीक आ रही है आपकी, क्या मैम कहते कुछ हैं? स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर लें, एक मिनट। मीटिंग में मैम अभी तो यहाँ कोई भी नहीं वेटिंग में शो हो रहा, सारे ही है, सारे ही ऑनलाइन है, जितने भी थे वेटिंग में तो कोई भी नहीं। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया कॉम्प्लेक्सिटीज की? आगे जो है हम देख रहे हैं कि बेसिक टेस्ट जो है उस पे और टेस्ट केसेस जो हैं वो किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट वे देखा कि हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे या फ्लो ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे और फिर हम ये डिटरमिन करेंगे आपके पास के पाथ कितने हैं उसके अंदर, और फिर उन पाथ के अकॉर्डिंग आप ये क्या करेंगे, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करेंगे जो कि ये मेक श्योर करा होगा कि हर पाथ जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर हो गया है। तो ये इसका जो टेस्ट केसेस बनाने का एक कह सकते हैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है, समरी है उसकी। अब जो है एक और एग्जांपल जो है इसके अंदर है कि आप अगर अपना एल्गो लेकर या फिर जो है आपका प्रोग्राम या फंक्शंस है उसकी मदद से भी आप कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी आपके पास
स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लाइन नंबरिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमने नोड्स की नंबरिंग की हुई है। जो कोड के में अगर आप कोई भी टूल यूज कर रहे होते हैं, टर्बो C++ यूज कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनली जो भी टूल यूज कर रहे हैं, उसमें साइड पे जो नंबरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नोड नंबर दिए हैं कि कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग अब हम जो है एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप इस लाइन पे आए, लाइन नंबर 3 में, तो ये तो सिंपली इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, और उसके बाद लाइन नंबर 4 है, ये भी इनिशियलाइजेशन है, तो ये एक प्रॉपर फ्लो में जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद लाइन नंबर 5 में सिर्फ सिंपली उसने क्या किया, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है, और उसके बाद हम इधर 6 पे आ गए हैं। 6 पे आके क्या कर रहा है, वो एक कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, अब कंडीशन में उसने क्या किया कि अगर x जो है ग्रेटर देन 999 आएगा तो आप गो टू डी चले जाए, यानी कि 6 तक हम पहुंच गए थे। अब 6 की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो ये ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो एक पाथ हमारा ट्रू की तरफ जा रहा है, एक पाथ जो है वो फॉल्स की तरफ जा रहा है। अगर ये गो टू डी पे जाता है 7 से, तो यानी कि अगर ट्रू हो गई कंडीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा डी पे। तो डी के केस में लाइन नंबर क्या है हमारे पास, 16 है, तो हमने उसको 16 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई 17 वाली। ठीक है, 17 पे फिर उसके बाद आ गया। और अगर ये तो था अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन फॉल्स होगी यानी कि 7 लाइन पे नहीं जाएगा, इसको स्किप करके वो 8th लाइन पे जाएगा। तो फिर हम इस केस में हम 8 वाले नोड के ऊपर आ गए कि अब 8 वाला जो है एग्जीक्यूट करना है। और फिर उसने 8 वाले की कंडीशन चेक की कि अगर अब 8 वाली कंडीशन ट्रू है तो देन लाइन नंबर 9 पे आ जाए, यानी कि गो टू लेवल बी पे हम जब गए हैं तो यहाँ से क्या है, 11th वाली नोड है लेवल बी पे। ये समझ आ रही है गर्ज आपको कि हम किस तरह से जो है ये ग्राफ को ट्रैवर्स करवा रहे हैं, यहाँ हमने ये ग्राफ किस तरह से बनाया है। ठीक है, इनके लाइन नंबर के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। और जब एक कंडीशन ट्रू होती है इस केस में ये कहाँ पे मूव कर रहा है, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस में ये कौन सी लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। और जो हमारे पास प्रेडिकेट नोड्स थी, ठीक है, या जो हम कह लें डिसीजंस थे यहाँ पे, इसको हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करना है कि ये देखें डबल सर्कल है यहाँ पे जो कंडीशन है 6 लाइन पे, और 8 लाइन पे भी जो है वो कंडीशन है उसको भी हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके जो है पास पॉसिबल बना लेंगे कि कितने पॉसिबल जो है वो आपके पास पास बन सकते हैं। और फिर इसमें अगर आप टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देखने हैं तो जितने आपके पास रीजन बन जाएंगे उसमें उतने जो है आपके पास टेस्ट केसेस। मैम जी मैम जी बताएं। मैम ये हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम आया होगा फिर हमने करना होगा इसके ऊपर या खुद से? फॉर एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए भी कहा जा सकता है ना कि कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताएं कितनी है। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप ग्राफ बनाएंगे पहले, उसके बाद आप उसके रीजन कैलकुलेट करेंगे, फिर आप बताएंगे ना कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो किसी तरह से भी आ सकता है, या ऐसे कह सकते हैं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई करें। थैंक यू। ठीक है, तो जो है ये एक आपके पास एग्जांपल है, और इसी तरह से एक दूसरी भी एग्जांपल है, इसमें भी हमने इसी तरह से किया है कि सारे जो पॉसिबल आपके पास पाथ्स आ रहे हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सारे के 1 बाय 1 कौन सा पाथ है और उसके बाद हम किस तरह से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। अब जो है वो आपके पास लूप की टेस्टिंग की बात आ गई। पहले तो हमने सिंपली टेस्ट की बात की थी जहाँ पे कंडीशंस थी। अब जो है हम कुछ लूप्स की बात करने लगे हैं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो हमारे पास लूप्स की भी वैलिडिटी चेक कर रही होती है। तो 4 टाइप्स ऑफ लूप है आपके पास, सिंपल लूप्स हैं, नेस्टेड लूप्स हैं, कॉन्कैटिनेटेड लूप्स हैं और अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स हैं। ये कॉन्कैटिनेटेड लूप का आइडिया है आपको या अनस्ट्रक्चर्ड लूप का? मैम कॉन्कैटिनेट में तो हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं। तो अगर कॉन्कैटिनेटेड लूप होगी उसमें क्या करेंगे? फिर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेंगे। लूप होगी ना, लूप यानी कि एक लूप है और उसके बाद मल्टीपल लूप्स अगली। को ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये हो रहा होगा कि जैसे एक लूप खत्म हुई है और साथ ही अगली लूप शुरू हो गई है। ज्वाइन नहीं हो रही होंगी, लेकिन एक लूप के बाद अगली लूप स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट से अगली लूप स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कॉन्कैटिनेटेड लूप होगी। और उसके बाद जो है अनस्ट्रक्चर्ड लूप है। ठीक है, इसका कुछ आइडिया है? हेलो गर्ल्स।
यस मैम। जी, ये अनस्ट्रक्चर्ड लूप क्या होगी? मैम इसमें कंडीशन नहीं होगी। तो फिर हम कैसे उसमें एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैम ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होगी, लेकिन हमने ना किसी भी लूप के अंदर अगर आपने एक इस तरह की स्टेटमेंट लगा लिया, कोई इफ वाली स्टेटमेंट लगा लिया जिसकी बेस के ऊपर जो है वो लूप एग्जिट कर गई है, यानी कि लूप के अंदर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन मीट करने की बेस पे लूप जो है वो एग्जिट कर गई है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अनस्ट्रक्चर्ड लूप है, कि जिसमें कि हमने कोई एक कंडीशन लगाई है और उसकी बेस के ऊपर जाके हम क्या कर रहे हैं, लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये किसी भी टाइप की आपकी जो लूप है ना उसमें यूज हो सकती है, मतलब सिंपल लूप में भी, नेस्टेड में भी, कंकैटिनेटेड में भी, किसी भी 3 टाइप्स के अंदर ये इस तरह की कोई कंडीशन यूज हो सकती है जो कि उसको टर्मिनेट कर रही हो। ठीक है, तो जो है अभी इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी हैं, उसको भी आपने वेरीफाई करना है। टेस्टिंग अक्कर करेगी बाय वेरिंग द लूप बाउंड्री वैल्यूज, कि जब अगर बाउंड्री वैल्यू वेरी कर रही है तो उसके हिसाब से भी, यानी कि बाउंड्री कंडीशंस आपने ये जो चेक करनी होती है कि अभी तक जो है वैलिड है या नहीं, वो आप चेक करेंगे। उसकी बेस के ऊपर भी लूप की जो है वो टर्मिनेशन वगैरह होती है। तो सिंपल लूप में अगर हम बात करते हैं, सिंपल लूप में या तो ये हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही अगर फॉल्स है तो स्किप कर दें पूरी उसकी बॉडी को, एक दफ़ा भी नहीं होगी एग्जीक्यूट, या फिर हो सकता है एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो या 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो, या फिर किसी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक जो कंडीशन मीट कर रही है, ये जैसे है m इज लेस देन n है, तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स है, पासेस हैं, जहां तक हम उसको जो है लूप को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने देखी हैं चीज़ें ऑलरेडी अपने पीएफ वगैरह में कि हम किस तरह से लूप को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। उसके अलावा आपके पास टेस्टिंग है नेस्टेड लूप की जी, कि नेस्टेड लूप को हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, कोई आइडिया है? मतलब जब अगर आप ट्रैवर्स करें या ड्राई रन करें तो कैसे करते हैं? मैम नेस्टिंग में तो एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप्स यूज हो रहे होते हैं। हाँ जी, इसी तरह से हो रहा होता है। तो हम सबसे पहले इनर मोस्ट लूप जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट इनर मोस्ट लूप से करते हैं, और फिर जो अदर लूप्स हैं उसको जो है फिर हम पहले हमने जो आउटर मोस्ट लूप होगी ना उसको मिनिमम वैल्यू पे ही रखना है, और हम इनर मोस्ट लूप जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। जब तक इनर मोस्ट लूप पूरी एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक हम इनर मोस्ट लूप को ही जो है वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और आउटर मोस्ट लूप जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर ही रहती है। ठीक है, और जब उसकी सारी ट्रैवर्सन कह लें आप, ट्रैवर्स हो जाती हैं इनर लूप की, देन हम आउटर लूप की तरफ जाते हैं, और फिर अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है फिर हम उसमें करते हैं। ये आप लोगों ने ये चीज़ देखी भी है। ठीक है, तो इसको हम तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक सारी उसकी जो है लूप की जितनी भी आप कह लें कि कंडीशन के ट्रू होने तक, पहले इनर मोस्ट लेके आउटर तक जितनी भी उसकी ट्रैवर्स करनी है कंडीशंस, जब तक ये सारी नहीं हो जाती तब तक हम इसको टेस्ट करते रहेंगे। उसके बाद जो आपके पास है टेस्टिंग ऑफ कंकैटिनेटेड लूप। ठीक है, कंकैटिनेटेड लूप ज़्यादातर तो सिंपल ही होती हैं आपके पास, यानी कि इंडिपेंडेंट लूप है कि एक लूप के बाद अगली आ रही है, तो ये सिंपल लूप की तरह ही आपने इसकी जो है वो टेस्टिंग करनी है। अदरवाइज अगर आपके पास इसमें अगर नेस्टिंग की हुई आपने, तो फिर जो नेस्टेड लूप में हमने अप्रोच यूज़ किया है कि इनर लूप को पहले और फिर बाद में आउटर लूप को, उस तरह से फिर जो है हम उसको एक एक करके टेस्ट करेंगे। एंड लास्टली जो हमारे पास आ गई है जी अनस्ट्रक्चर्ड लूप आ गई है, और अनस्ट्रक्चर्ड लूप में हमने कहा था जी कि आपके पास किसी भी तरह की लूप के अंदर जो है वो एक कंडीशन यूज हो रही है। ठीक है, तो आप जो है मैम ये सारी जो लूप्स हैं ये हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान में करेंगे। आपके पास कोड के अंदर टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं ना, तो टेस्टिंग बेसिकली है तो सॉफ्टवेयर की ही, तो जिस तरह की भी आपके पास लूप हो रही है यूज, आपने उस लूप के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग अप्लाई करनी है ना। मतलब मैम एक टाइम पे एक लूप यूज होएगी। जाहिर सी बात है, अब अगर आप सिंपल लूप यूज कर रहे हैं, ये हम उसकी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना कि कौन कौन सी लूप यूज हो रही है, तो जिस टाइप की आप लूप यूज कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। समझ आ रही है बात की? हेलो गर्ल्स, जैसे आपके Yes, पास एक ma'am. कोड होता है, यस जैसे हमने मैम आ गई ग्राफ में भी जैसे देखा ना, एक एक करके लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना हम, सारी एक दफा तो नहीं करते।
अगर आपने वो कभी यूज किया हो ना विजुअल स्टूडियो, तो उसके अंदर अगर आप वॉचेस वगैरह लगाते हैं या डीबगिंग करते हैं तो उसमें आपको नजर आता है नीचे कि एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट हो रही है। और जब अगर उसमें लूप के केस में भी फिर वो स्विच करता है कि किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन जा रही है। कंपाइलर चाहे आपको शो करता है एज अ होल कि पूरा प्रोग्राम शो होने के बाद एरर क्या आ गए हैं, लेकिन इंटरनली जो है एक एक स्टेटमेंट ही वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उसके बाद आपको जैसे लाइन नंबर बता देता है कि इस लाइन के ऊपर एरर है या इस लाइन के ऊपर एरर है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे अनस्ट्रक्चर लूप की। तो अनस्ट्रक्चर लूप में क्या करेगा जी कि कोड में रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके पास जिस टाइप की आपने लूप यूज की हुई है उसी टाइप के अकॉर्डिंग जो है आप अनस्ट्रक्चर की टेस्टिंग करेंगे। यानी कि अगर आपने सिंपल लूप पे अप्लाई किया तो उसकी हिसाब से, अगर नेस्टिंग के ऊपर अप्लाई किया तो उसके हिसाब से आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। सिंपल में हमें पता है कि कंडीशन मीट होने तक, और नेस्टिंग में पहले इनर और बाद में आउटर। ठीक है, और कनकैटिनेट की भी हमने बात कर ली है। तो इज दैट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा जी? वाइट बॉक्स टेस्टिंग की कुछ जो है वो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ेंगे। अगर कोई अभी तक ज्वाइन कर पाया तो वो बता दे, या फिर सब प्रेजेंट है? मैम T2 का सिलेबस बता दें। जी वो भी बता देती हूँ मैं मैम आपको। T2 में प्लीज सिनेरियो ज्यादा ना दीजिएगा। अच्छा जी, और कुछ, और कोई फरमाइश है किसी की? तो वो भी मैम बता क्योंकि दो। उसमें अगर आपने देना है ना तो उसके मार्क्स या तो कम कर दीजिएगा, क्योंकि मैम उसमें हम बहुत फंस जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिनेरियो बेस्ड ही होना है जो आपका पेपर होना है ना। तो जाहिर सी बात है, अब सिनेरियो में तो आप जब तक ये नहीं खुद करो, गो थ्रू करेंगे। प्रैक्टिस करवा दें। जी जी, कोई मैम एक इशू दो आ रहा है? सिनेरियो करवा दें। सिनेरियोस भी करवा दूंगी मैं आपको। और कुछ? कब कराएंगे मैम? मैम तो मैं तो मंडे से अभी स्टार्ट है हमारा ये हमारे वीक चल रहा है ना, अभी हमारा ये वीक चल रहा है, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अगर अभी जरा कनेक्टेड रहिएगा।